बच्चों हमने शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में बता दिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में बता दिया, इसके सवाल वगैरह भी हमने बना लिए। अब प्रथम कोटि के बाद फिर द्वितीय कोटि अभिक्रिया आती है, तृतीय कोटि अभिक्रिया आती है, इस प्रकार से आगे चलता ही चला जाएगा। तो हम हर किसी अभिक्रिया का अब बलगति के अध्ययन करें, जिससे बढ़िया अपने काम करते हैं। हम एन कोटि अभिक्रिया का एक वेग नियतांक का फॉर्मूला निकाल लेते हैं और उसमें फिर एन का मान रख के, और जो भी आपको ऑर्डर चाहिए, जो भी आपको ऑर्डर चाहे, शून्य कोटि हो, प्रथम कोटि हो, द्वितीय कोटि हो, तृतीय कोटि हो, आप उसका वेग नियतांक निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूं एन कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग नियतांक। एन कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग नियतांक का फॉर्मूला बता रहा हूं। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। फॉर्मूला लिखा मैंने k = 1/t n-1 इन ब्रैकेट 1/a - s की पावर n-1 माइनस 1/a का पावर n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। इस फॉर्मूले में कभी भी n का मान 1 नहीं रखना है। देखो n का मान 1 रखते ही ये अनंत हो जाता है। यहाँ लिखा जाएगा ना 1 - 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेग नियतांक का फॉर्मूला है, ये प्रथम कोटि के अलावा आप कोई सी भी कोटि अभिक्रिया के लिए लगा सकते हो, चाहे शून्य कोटि हो या द्वितीय कोटि हो, तृतीय हो, यहाँ तक कि भिन्नात्मक कोटि अभिक्रिया है ना, उसका भी वेग नियतांक निकाल सकते हैं। बस केवल और केवल प्रथम कोटि का वेग नियतांक नहीं निकाल सकते। और प्रथम कोटि का वेग नियतांक का फॉर्मूला तुमने आपको याद भी करा दिया, k = 2.303/t log a/a - 6। n का मान 1 नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे हमने एन कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक का फॉर्मूला बताया ना, इसी प्रकार से मैं आपको एन कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल बताता हूँ। अर्धायुकाल के लिए मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि जो वेग नियतांक का फॉर्मूला है, उसमें t की जगह आप t½ रख दो, x की जगह आप a/2 रखो। x की जगह a/2 रखेंगे तो a - s का मान भी a/2 आएगा। चलो अपन इस फॉर्मूले में x की जगह a/2 रखें और t की जगह t½ रखें, तो फॉर्मूला बना k = 1/t½ n-1। a - s की जगह लिखा मैंने a/2, तो ये बन गया a/2 की पावर n-1 माइनस 1/a का पावर n-1। ठीक है, ये जो लिखा ना a/2 की पावर n-1, तो ये बन जाएगा 2 का पावर n-1 अपॉन a का पावर n-1, a का पावर n-1, a का पावर n-1। तो हमने क्या किया, n-1 से एलसीएम ले लिया, तो ऊपर बन जाएगा 2 का पावर n-1। ये देखो 2 का पावर n-1 माइनस 1, और नीचे आ गया a का पावर n-1। ठीक है, आता t½ को इधर ले लिया, तो ये बन जाएगा t½ = 1/k n-1, 2 का पावर n-1 माइनस 1 अपॉन a का पावर n-1। यहाँ तक आ गया। देखो ये जो फॉर्मूला है, इसमें जो k है ना, k नियतांक है, n भी नियतांक होगा। आपने जो भी कोटि ले लिया, इसका n का मान नियत हो गया। केवल इस फॉर्मूले में वेरिएबल हमारा n ही तो है, तो इसका मतलब इसको देख के पता लग रहा है इसका जो अर्ध आयुकाल है वो इस प्रारंभिक सांद्रता के n-1 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने लिख दिया इसका अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता के n-1 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये देखिए, ये रिजल्ट हमने एक जनरल बता दिया आपको। ठीक है, ये लिखा हमने अर्धायुकाल का मान प्रारंभिक सांद्रता के n-1 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समझते हैं। चलो अपन एक काम करते हैं। इसमें जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया है, तो जीरो ऑर्डर अभिक्रिया है, तो इस फॉर्मूले में n का मान 0 रखें। n का मान 0 रखते यहाँ बनेगा a का पावर -1, a का पावर -1 ऊपर गया तो a आएगा। इसका मतलब हाफ लाइफ a के डायरेक्टली समानुपाती होता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। चलो जिसको फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक करते हैं। n = 1 रखोगे, 1 - 1 कितना हुआ, 0, a का पावर 0, इसका मतलब 1। तो इसका मतलब ये लिखेंगे इसका अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अगर सेकंड ऑर्डर है, n का मान 2 रखें, इस फॉर्मूले में n का मान 2 रखेंगे, 2 - 1, तो a के व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगा। तो आपको इसको देख के पता लग रहा है कि जो शून्य कोटि अभिक्रिया है उसका अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के डिपेंड नहीं करता, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लीजिए रिजल्ट आ गए। ये आपने लिखा ना द्वितीय कोटि अभिक्रिया है, इसके लिए व्युत्क्रमानुपाती है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला आ रहा है ना आपका, इधर देखो t½ व्युत्क्रमानुपाती a की पावर n-1 के। तो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर मान लो आपको दो भिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं पे अर्धायुकाल के मान दे रखे हो, समझना, दो अलग अलग सांद्रताओं पे आपको अर्ध आयुकाल के मान देके आपसे पूछा जाए इसकी कोटि कितनी होगी, तो ऐसे सवाल को सोल्व करने का तरीका इसको देखो, ये लिखा हुआ है ना। इसका मतलब हमने मान लिया कि जब हमारा अर्धायुकाल t½ 1 है, तो उस समय प्रारंभिक सांद्रता का मान a1 है। जब अर्धायुकाल का मान t½ 2 हो गया, उस समय प्रारंभिक सांद्रता का मान a2 है। तो अगर इसको देखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना,
टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 बराबर a2 अपॉन a1 की पावर n-1। तो कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं, वो बोलता है कि जब प्रारंभिक सांद्रता का मान इतना है तो इतना अर्धायुकाल है, अगर प्रारंभिक सांद्रता का मान इतना कर दिया तो अर्धायुकाल का मान ये हो गया, तो कोटि याद करो, तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना, ये लीजिए आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए हम वेग नियतांक की बात करें तो वेग नियतांक का जनरल फॉर्मूला क्या लिखा हमने, k बराबर 1 अपॉन टी n-1, ये फॉर्मूला हमने लिखा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को चेक कर रहा हूं मैं, देखें भाई ये फॉर्मूला लिख तो दिया, अब हम देखें तो सही, जैसे जीरो ऑर्डर के लिए अप्लाई करके देखें तो क्या जीरो ऑर्डर का वेग नियतांक का फॉर्मूला आता नहीं आता, तो मैंने जीरो ऑर्डर के लिए चेक किया तो इस फॉर्मूले n बराबर 0 रखा। देखो इधर n बराबर 0 रखूंगा, n बराबर 0 रखते हैं, 0 -1 तो -1 तो ये आ जाएगा -1 अपॉन टी आ गया, n बराबर 0 रखा, यहाँ 0 रखा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन a माइनस s की पावर -1, n बराबर 0 रखा तो 1 अपॉन a की पावर -1 ये आ गया। चलो जी, ये लिखा हुआ है a माइनस s की पावर -1 है तो ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा a माइनस x, ये भी -1 है तो ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ बनेगा a, तो यहाँ तो आ गया a माइनस x और यहाँ आ गया माइनस a, तो होगा क्या, ऐसे a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -x और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ बन गया x अपॉन टी। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आ गया आपके पास k बराबर x अपॉन टी। और आपको याद है शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक का फॉर्मूला k बराबर x अपॉन टी तो होता है, तो आप देख सकते हैं nth ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला था उसमें मैंने n बराबर 0 रखा और आपके शून्य कोटि का वेग नियतांक का फॉर्मूला आ गया। चलिए जी, अब ये तो जीरो ऑर्डर के लिए चेक कर लिया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो मैंने आपसे बोला था फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो एप्लीकेबल नहीं होता। अब मैं सेकंड ऑर्डर पे आ जाता हूँ, तो सेकंड ऑर्डर के लिए क्या करूंगा, वो जो वेग नियतांक का फॉर्मूला है जनरल n कोटि के वेग नियतांक का फॉर्मूला है उसमें n का मान 2 रख देते हैं, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन n बराबर 2 रख दिया। अगर उस फॉर्मूले में मैं n बराबर 2 रखता हूँ तो देखो n बराबर 2 रखते फॉर्मूला बनेगा k बराबर 1 अपॉन टी, यहाँ था ना n-1, n का मान 2 रखा, 2 माइनस 1 हो गया, 1 अपॉन a माइनस s की पावर n-1, n का मान 2 रखा तो 2 माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन a यहाँ तक पहुंच गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं k इक्वल टू 1 अपॉन टी, या a माइनस x है, यहाँ a है तो हमने a इंटू a माइनस x क्या ले लिया, एलसीएम लिया, तो ऊपर बन जाएगा a माइनस x, तो ये यहाँ केवल बचेगा x, तो इसका फॉर्मूला बन गया कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का फॉर्मूला बना k बराबर 1 अपॉन टी इंटू x अपॉन a इंटू a माइनस x बन गया। चलो जी, आप द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल निकालना चाहते हो, हाफ लाइफ निकालना है, तो क्या करो, ये जो वेग नियतांक का फॉर्मूला है इसमें t की जगह t हाफ रख दो, x की जगह a/2 रख दो, तो t की जगह t हाफ रखा, x की जगह मैंने a/2 रखा और a माइनस को a/2, तो ये आ जाएगा k बराबर 1 अपॉन t हाफ, x की जगह रखा a/2, a की जगह a रहने दिया, a/2 की जगह रखा हमने a माइनस s की जगह रखा a/2, तो ये कैंसिल होगा, टी हाफ इक्वल टू आ गया 1 अपॉन a के, ये आ गया द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल। इसको देख के पता लग रहा है कि अर्धायुकाल का मान प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अरबी समझाया था, शून्य कोटि में अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती, प्रथम कोटि में निर्भर नहीं करता और द्वितीय कोटि में व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दिख भी रहा है व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम हाफ लाइफ और a के बीच में ग्राफ बनाए तो ये वाला ग्राफ ये बन के आ जाएगा, ये इसका ग्राफ बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, सेकंड क्वार्टर के लिए बात कर रहे हैं, 1 अपॉन a माइनस x और t के बीच में ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के 3 पॉइंट बताए थे। नंबर 1, जिन दो पैरामीटर के बीच में ग्राफ बना रहे उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए, तो रिलेशन ये लिखा हमने k इक्वल टू 1 अपॉन t 1 अपॉन a माइनस x, ये लीजिए ये फॉर्मूला होता है। स्टेप नंबर 1। सेकंड स्टेप क्या समझाई थी आपने, जिसको वाई स्केल पे लिया उसको लेफ्ट साइड में रखो, बाकी सबको राइट हैंड साइड में भेज दो। तो देखते हैं हमने लेफ्ट हैंड साइड में हमने वाई स्केल पे क्या लिया 1 अपॉन a माइनस x, तो इस फॉर्मूले को मैं इस प्रकार से व्यवस्थित करूंगा कि लेफ्ट साइड में तो 1 अपॉन a माइनस x ही आए, उसके अलावा कुछ नहीं आए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, t को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 1 अपॉन a माइनस x को इधर भेज दिया, तो फॉर्मूला बन गया, ये बन जाएगा kt इक्वल टू, ये आया और इसको इधर लाना था तो ये बनेगा 1 अपॉन a माइनस x इक्वल टू kt प्लस 1 अपॉन a आ गया। ये सेकंड स्टेप होगी। थर्ड स्टेप क्या बता रखिए, आप इसको y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करो। y को mx प्लस c से कंपेयर किया तो y स्केल पे हो गया, x स्केल पे t आ गया, इसका स्लोप आ गया k और अंतखंड आ गया 1 अपॉन a। इसका मतलब 1 अपॉन a और t का जो ग्राफ है एक सरल रेखा बनेगी जिसका ढाल होगा k और अंतखंड होगा 1 अपॉन a। ये लीजिए ये ग्राफ बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आ गई, अंतखंड होगा 1 अपॉन के और इसका स्लोप बनेगा, अंतखंड होगा 1 अपॉन a और इसका स्लोप आता है k। ये ग्राफ बन जाएगा इसके लिए। ठीक है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के, अब द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक का फॉर्मूला बता दिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के हमने हाफ लाइफ बता दिया। अब मैं आपको द्वितीय कोटि अभिक्रिया के उदाहरण बता रहा हूँ, ये एग्जांपल आपको याद ही करने हैं।
पहला उदाहरण है HI का विघटन 2HI से H2 प्लस Cl2, ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा द्वितीय कोटि अभिक्रिया का उदाहरण ले लिया हमने, एस्टर का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन। याद है एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन प्रथम कोटि अभिक्रिया हुआ करता था, एस्टर का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन द्वितीय कोटि अभिक्रिया होती है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक और एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये ले रखा हमने, क्षारीय माध्यम में आयोडाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2O2 का विघटन। देखो क्षारीय माध्यम में आयोडाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2O2 का विघटन, ये देख लीजिए 2H2O2 से ये H2O2 का विघटन हुआ क्षारीय माध्यम और आयोडाइड आयन की उपस्थिति में। ठीक है, अगर मान लो केवल इतना सा लिखा हो H2O2 का विघटन, आपको याद है H2O2 का विघटन तो प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, पर ये द्वितीय कोटि कब है? तो कब है? क्षारीय माध्यम है, उसके साथ साथ आयोडाइड आयन की उपस्थिति है। ये आयोडाइड तो उत्प्रेरक, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये आयोडाइड उत्प्रेरक है और माध्यम क्षारीय होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों बातें नहीं है और केवल इतना सा लिखा हुआ है H2O2 का विघटन, तो ये तो प्रथम कोटि का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये जो लिखा ना आपको क्षारीय माध्यम में अपघटन, इसका जो रेट लिखा जाता है, ये जो है रेट, इसका रेट आता है रेट बराबर माइनस dH2O2/dt बराबर के H2O2 की पावर 1 I माइनस की पावर 1। इसका मतलब ये बन जाएगा द्वितीय कोटि अभिक्रिया। रेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको तो ऐसे याद कर लेना है, क्षारीय माध्यम में आयोडाइड आयन की उपस्थिति में H2O2 का जो विघटन है वो एक द्वितीय कोटि अभिक्रिया होती है। क्लियर पॉइंट? चलो जी, अब हम बात करते हैं तृतीय कोटि अभिक्रिया के बारे में। ये तो तृतीय कोटि होगी, तृतीय कोटि अभिक्रिया। तो क्या करो, वो जो N कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला है उसमें N का मान 3 रख दो। N का मान 3 रखें, जैसे हम उसके अंदर N का मान 3 रखेंगे, N का मान जैसे उसके अंदर 3 रखा जाएगा तो ये बनेगा KT = 1/A - N - 1। ये फॉर्मूला है ना, तो N का मान 3 रखा तो आ जाएगा KT = 3 - 1 बनेगा 2, 1/A - S का स्क्वायर माइनस 1/A² ही आ जाएगा। ठीक है, हाँ अगर हमको ग्राफ या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/A - S का स्क्वायर इक्वल टू 2KT प्लस 1/A² यहां तक बन जाएगा। ठीक है, अगर हम 1/A - S का स्क्वायर और t के बीच में ग्राफ बनाए तो इसका जो ग्राफ है ये बनेगा सेम उसी टाइप से बन जाता है और इसका स्लोप आ जाता है 2K। y बराबर mx प्लस से कंपेयर कर लो ना, तो ये जो ग्राफ है आप इसी से तो कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस से कंपेयर करो तो y स्केल पे तो ये आ जाएगा और x स्केल पे t आ गया, m की जगह 2k आ गया और अंतखंड आ गया 1/A²। ये अंतखंड तो 1/A² आ गया, इसका स्लोप आ जाता है 2k। ठीक है, हम तृतीय कोटि के लिए भी अर्धकाल निकाल सकते हैं। क्या करें, फॉर्मूले में t की जगह रखें t हाफ, x की जगह रखें a/2, तो हाफ लाइफ आता है t हाफ इक्वल टू 3/2 A² की आता है। इसको देख के पता लग रहा है इसका अर्धकाल प्रारंभिक सांद्रता की स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती होता है और आपको मैंने ये बता ही दिया है। अब हम उदाहरण की बात करें तृतीय कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, तो इसका उदाहरण है, पहला उदाहरण 2NO + O2 से 2NO2 बना दिया, दूसरा उदाहरण 2NO + Br2 से 2NOBr बना दिया और तीसरा एग्जाम्पल है 2FeCl3 + SnCl2 हमने ये बना दिया। इसका जो तीसरा वाला एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने आपसे बोला था कि जो कोटि है, कोटि का अधिकतम जो मान है वो 3 होता है। 3 से ज्यादा कोटि का मान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हमने ये नहीं बोला कि असंभव होते हैं। तो हमारे पास में 2 एग्जाम्पल ऐसे भी है जिनकी कोटि 4 होती है, उसके अलावा कोई और एग्जाम्पल अभी तक नोन नहीं है। तो मैंने लिख दिया एग्जाम्पल ऑफ 4th ऑर्डर, मतलब चतुर्थ कोटि अभिक्रिया के 2 उदाहरण है, याद कर लेना। पहला उदाहरण 4KClO3 से हमने बना दिया 3KClO4 + KCl, इसका रेट लिखा जाता है K KClO3 की पावर 4, इसकी कोटि 4 आती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद कर लेना। केवल 2 ही एग्जाम्पल है जो आपको याद करने हैं, उसके अलावा 4th ऑर्डर का कोई एग्जाम्पल नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल लिखा हमने 5Br- + Br O3- + 6H+, इससे हमने बना दिया 3Br2 + 3H2O। इस अभिक्रिया का वेग लिखा जाता है, वेग बराबर K Br- की पावर 1 Br O3- की पावर 1 H+ N की पावर 2। आप कहेंगे वेग कैसे लिखा, वेग हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू लिख रहे हैं, आपको याद ही करना है। तो आप देख सकते हैं
Br माइनस की पावर 1 है, BrO3 माइनस की पावर 1, इसकी पावर 2, 2 प्लस 1 प्लस 1, इन सबका योग करेंगे तो कितना आ गया 4। इसलिए मैंने बोला कि ये भी एक फोर्थ ऑर्डर की अभिक्रिया है। एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है जी। ये मैंने आपको फोर्थ ऑर्डर के एग्जांपल बता दिए। हमने आपसे बोला था कि कोटि भिन्नात्मक भी होती है, तो भिन्नात्मक कोटि अभिक्रिया के भी मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। ये सब एग्जांपल आपको लर्न करने हैं। भिन्नात्मक कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, पहला उदाहरण ले रखा है मैंने, H2 प्लस Br2 से 2HBr बना दिया। इस अभिक्रिया का वेग आता है रेट बराबर के H2 का पावर 1 Br2 का पावर 1/2। इसका मतलब ये अभिक्रिया है 3/2 कोटि की, 3/2 कोटि आ गई। दूसरा उदाहरण, COCl2 से हमने बना दिया CO प्लस Cl2। इस अभिक्रिया का रेट होता है रेट इक्वल टू के COCl2 की पावर 3/2। आप सोच रहे होंगे रेट कैसे लिख रहे हैं, रेट एक्सपेरिमेंट से आया है, आपको याद करना है, तो इसकी कोटि 3/2 होगी। तीसरा एग्जांपल लिया हमने, CH3CH2 से हमने बना दिया CH4 प्लस CO बना दिया। इस अभिक्रिया का रेट लिखा जाता है रेट बराबर के CH3CH2 की पावर 3/2। ये भी 3/2 कोटि की अभिक्रिया है। दो एग्जांपल और है, CO प्लस Cl2 से हमने बना दिया COCl2। इसका रेट आता है रेट इक्वल टू के CO का पावर 2 Cl2 का पावर 1/2। इसको देखें, इसकी कोटि आती है 5/2। नेक्स्ट, CHCl3 प्लस Cl2 से हमने बना दिया CCl4 प्लस HCl। इसका रेट लिखा हमने रेट इक्वल टू के CHCl3 की पावर 1 Cl2 का पावर 1/2। इसकी कोटि आती है 3/2। आपको पता है मैंने जो 5 एग्जांपल लिखे ना, 5 में से ये फोर्थ वाला एग्जांपल ऐसा है जिसकी कोटि 5/2 है, बाकी सबकी कोटि 3/2 है। ये लो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। एक ही एग्जांपल ऐसा है जिसकी कोटि 5/2 है, बाकी सबकी कोटि 3/2 है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है जी। चलिए, ये हमने आपको कोटि वगैरह, कोटि के बारे में हो गया सारा डिस्कशन। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ के हम इसमें डिस्कस करेंगे अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, कोटि का अधिकतम मान 3 होता है, 3 से ज्यादा नहीं होता है। उसका कारण दिया था ना कि 3 से ज्यादा अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होने की संभावना बहुत ही कम होती है, टक्कर की संभावना कम होती है। तो वही टक्कर सिद्धांत की अब हम आपसे डिटेल में बात कर रहे हैं। हमने हेडिंग लिखा अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत। ठीक है, समझते चलते हैं। पहला पॉइंट मैंने बोला गिवन बाय, इस टक्कर सिद्धांत को दिया था मैक्स ट्राउड्स एंड विलियम लेविस ने। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, ये जो टक्कर सिद्धांत है इसको दिया था मैक्स ट्राउड्स एंड विलियम लेविस के द्वारा इसको दिया गया था। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, ये जो टक्कर सिद्धांत है ना, इसका जो सेटिस्फैक्टरी जो रिजल्ट है, सेटिस्फैक्टरी का मतलब संतोषजनक, मतलब बेस्ट रिजल्ट जो है ना, वो तब आता है जब अभिक्रिया हमारी द्विआण्विक होती। एक बार एग्जाम में पूछा गया था टक्कर सिद्धांत संतोषजनक है, ऑप्शन बना के दे रखे थे, एकाण्विक अभिक्रिया, द्विआण्विक अभिक्रिया, त्रिआण्विक अभिक्रिया। उसका आंसर देना था द्विआण्विक अभिक्रिया। वही पॉइंट मैंने यहाँ लिखवा दिया, द्विआण्विक अभिक्रियाओं के लिए संतोषजनक है। चलो जी, टक्कर सिद्धांत क्या कहता है अब उसकी समझ लेते हैं। टक्कर सिद्धांत ये बोलता है, टक्कर सिद्धांत के अनुसार एक रासायनिक अभिक्रिया हो, उसके लिए जरूरी है कि क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर होनी चाहिए। अगर क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर होगी तो ही उत्पाद बनेंगे, टक्कर नहीं होगी तो उत्पाद नहीं बनेंगे। तो लिखा हमने टक्कर सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर अनिवार्य है, मतलब मस्ट है। ठीक है, अब टक्कर होगी तो यार बेटा टक्कर आवृत्ति भी होगी ना। टक्कर आवृत्ति की परिभाषा क्या दी, एकांक आयतन में प्रति सेकंड टक्करों की संख्या को टक्कर आवृत्ति जेड कहा जाता है। एकांक आयतन में प्रति सेकंड टक्करों की संख्या को टक्कर आवृत्ति जेड कहा जाता है। ये होती है टक्कर आवृत्ति। चलो जी, हमने क्या किया, गैसीय अभिक्रिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने देखा कि जो गैसीय अभिक्रिया होती है उसके अंदर टक्कर आवृत्ति का मान 10⁻25 से लेके 10⁻28 तक होता है। गैसीय अभिक्रियाओं में टक्कर आवृत्ति का मान उच्च 10⁻25 से लेके 10⁻28 हर्ट्ज तक होता है। अब आप सोचो, एक सेकंड के अंदर एकांक आयतन में अगर 10⁻25 से लेके 10⁻28 टक्करे हो तो आप ये कहोगे ना, फिर तो उत्पाद के बनने की दर तो बहुत ही जबरदस्त होगी। पर ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि टक्कर हुई उत्पाद बन गया। मतलब टक्कर तो लाखों करोड़ों होती है, पर उसका केवल एक जो छोटा सा अंश है ना, वही उत्पाद बनाता है, उसको बोलते हैं प्रभावी टक्कर। और जो उत्पाद नहीं बनाता उसको बोलते हैं अप्रभावी टक्कर। तो टक्कर होने का मतलब ये नहीं समझना कि उत्पाद बन ही जाएगा। अरे टक्कर होगी, टक्कर में भी प्रभावी भी होगी, अप्रभावी भी होगी। और जो उत्पाद बनाएगा उसको बोलेंगे प्रभावी टक्कर, और जो उत्पाद नहीं बनाएगा उसको बोलेंगे अप्रभावी टक्कर। पता लगा टक्कर तो हुई 5 लाख, पर 5 लाख में से केवल
1000 टक्करें ही उत्पाद बना रही है और बाकी सब उत्पाद नहीं बना रही है, तो हम बोलेंगे प्रभावी टक्कर तो केवल 1 लाख ही है ना, बाकी सब हमारी अप्रभावी टक्कर है। इसका मतलब उत्पाद बनने के लिए टक्कर का ही होना जरूरी नहीं है, टक्कर के साथ साथ टक्कर आपकी प्रभावी होगी तो उत्पाद बनेगा। अगर अप्रभावी टक्कर है, अप्रभावी टक्कर से उत्पाद नहीं बनते हैं। हमने बोला गैसीय अभिक्रियाओं के अंदर टक्कर आवृत्ति का मान 10⁻25 से 10⁻28 हर्ट्ज होता है, लेकिन इन टक्करों का केवल कुछ अंश ही, कुछ प्रभाज ही उत्पाद में परिवर्तित होता है, जिसको प्रभावी टक्कर कहा जाता है। उसको बोलेंगे प्रभावी टक्कर। वह टक्कर जो उत्पाद नहीं बनाती है अप्रभावी टक्कर कहलाती है, और जो उत्पाद नहीं बनाएगी उसको बोलते हैं हम अप्रभावी टक्कर। राइट। वह अणु जो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, अच्छा टक्कर तो प्रभावी कहलाएगी, और वो जो अणु है ना जो उत्पाद में चला गया उसको बोलेंगे हम सक्रिय अणु, और जो उत्पाद में नहीं जा पाया उसको बोलेंगे निष्क्रिय अणु। वह अणु जो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है सक्रिय अणु कहलाता है। अब हमको यहाँ तक ये समझ में आ गया कि उत्पाद बनने के लिए भैया टक्कर तो प्रभावी होनी चाहिए। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि प्रभावी टक्कर हो उसकी क्या कंडीशन होती है, यानी ऐसी कौन सी शर्त है जिनका पालन करना पड़ेगा तब जाके प्रभावी टक्कर होगी। तो अब हम बताने जा रहे हैं प्रभावी टक्कर होने के लिए निम्न 2 अवरोध को पार करना जरूरी है। इसमें बोला कि हमारे पास भैया 2 अवरोध है, अगर आपने दोनों अवरोध को पार कर लिया तो टक्कर प्रभावी हो जाएगी। अगर दोनों में से एक भी अवरोध को पार नहीं कर पाए तो आपकी टक्कर प्रभावी नहीं होगी, मतलब उत्पाद नहीं बन पाएगा। अब 2 अवरोध कौन कौन से हैं तो आपको बता देते हैं। पहला है ऊर्जा अवरोध, इसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर। दूसरा था अभिविन्यासी अवरोध, इसको बोला जाता है ओरिएंटेशन बैरियर। कौन कौन से बैरियर है? बैरियर का मतलब अवरोध। एक तो है ऊर्जा अवरोध और एक आता है अभिविन्यासी अवरोध। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे ऊर्जा अवरोध के बारे में। ऊर्जा अवरोध के अंदर मैं आपको 2 परिभाषाएं बताऊंगा, एक तो बताऊंगा देहली ऊर्जा, एक बताऊंगा सक्रिय ऊर्जा। सबसे पहले लिया मैंने देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा आपको बोला थ्रेशोल्ड एनर्जी। देहली ऊर्जा क्या बोलती है? देहली ऊर्जा बोलती है कि क्रियाकारक अणु है ना भैया, क्रियाकारक अणु क्रियाकारक उत्पाद बनाए, उसके लिए उनके साथ में उनके क्रियाकारक अणु के बाद में एक न्यूनतम से न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए उस अवरोध को पार करने के लिए। वो जो न्यूनतम ऊर्जा है जो उनके पास होनी ही चाहिए, उससे ज्यादा भी रख सकते हैं पर वो तो होनी चाहिए, उसको बोलेंगे सक्रिय, उसको बोलते हैं हम देहली ऊर्जा। तो लिखा हमने प्रभावी टक्कर के लिए क्रियाकारक अणुओं द्वारा धारण की गई न्यूनतम या उससे अधिक, मिनिमम और मोर, न्यूनतम ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाती है। मतलब क्रियाकारक अणुओं के द्वारा धारण की गई वो न्यूनतम से न्यूनतम ऊर्जा या उससे अधिक भी हो सकती है जिससे कि उत्पाद बन सके, उसको बोला जाता है देहली ऊर्जा। दूसरा आता है हमारे पास सक्रिय ऊर्जा, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसका क्या मतलब है आप इसको समझो। इसको अपन ऐसे समझते हैं जैसे मान लो सपोज क्रियाकारक अणु जो है ना, क्रियाकारक अणु उसके पास 20 किलो जूल ऊर्जा है और देहली ऊर्जा मान लो 100 है। 100 का मतलब कम से कम 100 तो होनी चाहिए तब जाके वो अवरोध को पार कर पा रहा है। इसको मैं रफ में ऐसे समझा देता हूं आपको, इधर देखो, इसको समझना। जैसे ये बैरियर है ना, ये बैरियर है, ये बैरियर आप इसको समझना। जैसे आप इस रोड पे चल रहे थे, ये इधर चल रहे थे, आपके चलते चलते आपके सामने ब्रेकर आ गया तो आपको ब्रेकर को क्रॉस करके उधर जाना पड़ेगा। हम इसको समझे, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। अब आप ऐसे चल रहे हो रोड पर, अब आपको इधर से उधर जाना है तो आप इधर से उधर तभी जा पाएंगे जब आप इस अवरोध को पार कर पाएंगे, ब्रेकर को क्रॉस कर पाएंगे। अगर हम ऊर्जा के रूप में बात करें तो ये ऊर्जा का अवरोध आ गया। सपोज ये जो ऊर्जा का अवरोध है ये 100 किलो जूल का है, तो 100 किलो जूल, इसका मतलब मेरे जो क्रियाकारक अणु है इनके पास कम से कम 100 किलो जूल ऊर्जा तो होनी ही चाहिए। इससे ज्यादा रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम 100 तो होनी चाहिए ना। तो ये जो 100 है ये बन गया इनका देहली ऊर्जा। अब क्रियाकारक अणु आया और अपने साथ में जब आ रहा था तो घर से 20 किलो जूल ऊर्जा लेकर आ रहा है। अपने घर से कितनी ऊर्जा लेकर आ रहा है? 20 किलो जूल ऊर्जा लेके आ रहा है। इसका मतलब 20 किलो जूल क्या है? तो 20 किलो जूल ऐसे बोलते हैं ये क्रियाकारक की एंथैल्पी है, या आप ऐसे बोल सकते हैं ये 20 किलो जूल क्रियाकारक की औसत गतिज ऊर्जा है। अब इसके पास है तो 20, चाहिए कितनी? 100, और इसका मतलब ये हुआ इसको बाहर से एक्स्ट्रा 80 किलो जूल ऊर्जा लेनी पड़ेगी। बाहर से कितनी किलो जूल ऊर्जा लेनी पड़ेगी? 80 किलो जूल। तो जैसे ये 80 किलो जूल ऊर्जा लेगा, जैसे ही हमारा क्रियाकारक अणु 80 किलो जूल ऊर्जा लेगा, इस 80 किलो जूल ऊर्जा को लेते हमारा क्रियाकारक अणु सक्रिय हो जाएगा और सक्रिय होकर उत्पाद बना लेगा। इसलिए 80 किलो जूल ऊर्जा को बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा। तो सक्रिय ऊर्जा की परिभाषा क्या हुई? क्रियाकारक अणुओं के द्वारा उत्पाद बनाने के लिए बाहर से ली गई अतिरिक्त ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। तो सक्रिय ऊर्जा की परिभाषा भी लिखी हमने आपके लिए।
क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा, एक्स्ट्रा एनर्जी, देखो एक्स्ट्रा एनर्जी सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। या हमेशा बोल सकते हैं वो जो दहली ऊर्जा है, उस दहली ऊर्जा में से औसत गति ऊर्जा को माइनस कर दिया जाए तो उसकी सक्रिय ऊर्जा आ जाती है। तो हमेशा लिख सकते हैं सक्रिय ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा माइनस क्रियाकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। दहली ऊर्जा में से क्रियाकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाती है सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, इसको हम एक अभिक्रिया के द्वारा भी समझा देते हैं। मेरे पास क्रियाकारक था AB और CD, मेरा क्रियाकारक है AB और CD क्रियाकारक है, तो अभी बॉन्ड A और B के बीच बना हुआ है और C और D के बीच बना हुआ है। अब रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध का निर्माण होता है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, ये क्रियाकारक थे, इनको सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा दे दी, तो मेरे क्रियाकारक के अणुओं ने उस सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा को ग्रहण कर लिया और उसको ग्रहण करके एक सक्रिय संकर बना लिया। सक्रिय संकर का मतलब क्या हुआ, सक्रिय संकर का मतलब यह हुआ कि जो पुराने बॉन्ड थे वो तो कमजोर पड़ गए और नए बॉन्ड का निर्माण हो गया। तो देखो पहले बंद A और B के बीच बना हुआ था, A और B के बीच बना हुआ था और C और D के बीच बना हुआ था। तो ये जो बंद है इसको तो मैंने डॉटेड से दिखा दिया, मतलब ये तो बंद कमजोर पड़ गया और नया बॉन्ड आप देख सकते हैं A और C के बीच बना और B और D के बीच बना, यानी पुराने बंद वीक हो गए और नए बंध का निर्माण हुआ। ये बन गया एक मध्यवर्ती, इसको बोलते सक्रिय संकर मध्यवर्ती, और ये टूट के फिर बनाएगा AC+BD, ये उत्पाद का निर्माण कर देता है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्रियाकारक के अणु सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा को अवशोषित करके एक सक्रिय संकर बनाते हैं, एक मध्यवर्ती बनाते हैं। अच्छा, ये सक्रिय संकर है, एक तरह से उच्च ऊर्जा की अवस्था है। उच्च ऊर्जा की अवस्था इसका मतलब ये तो अनस्टेबल होगा, ये तो अनस्टेबल है ना, ये अस्थायी होता है। तो अस्थायी है तो डिकम्पोज होकर फिर ये प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, तो AC+BD ये प्रोडक्ट बना देता है। ये मैंने इसकी मैकेनिज्म समझाती है। ठीक है, मैं आपको दहली ऊर्जा और सक्रिय ऊर्जा के बारे में बता रहा था। अब ये जो दहली ऊर्जा है और जो सक्रिय ऊर्जा है इसको मैं आपको ग्राफ की मदद से समझाता हूँ। मैंने एक अभिक्रिया ले ली है, अभिक्रिया मेरे पास है A+B, ये जो क्रियाकारक है, इससे मैंने C+D प्रोडक्ट बना दिया। ये लिखा मैंने रिएक्टेंट क्रियाकारक, इधर लिखा मैंने प्रोडक्ट उत्पाद। ठीक है, अगर आपको लेटर नहीं दिख रहा हो तो मैं बोलता जा रहा हूं, उसको सुनते चले। रिएक्टेंट है और ये हमने प्रोडक्ट लिख दिया है। ठीक है, मेरे को ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ जो बना रहा हूं मैं बना रहा हूं, एक तो वाई स्केल पे वाई एक्स पे तो मैंने ऊर्जा ली और एक्स अक्ष पर उसकी मैंने प्रोग्रेस ली। ऊर्जा और प्रोग्रेस का मतलब उसकी जो गति है। इधर तो ये लिखा मैंने एनर्जी और इधर लिखा मैंने प्रोग्रेस। दो ग्राफ बना रहा हूं, इधर लिखा मैंने एनर्जी और इधर लिखा मैंने प्रोग्रेस। हम ऊर्जा और उसकी जो गति है, उसकी जो प्रोग्रेस है, उसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं। देखो ग्राफ मैंने जो बनाया, ये ग्राफ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ध्यान से देखते चलना। ये ग्राफ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करके इस ग्राफ को मैं ऐसे लेके गया। ये लीजिए, ये व्हाइट वाला जो बना रखा है, ये ग्राफ को यहाँ लेके गया मैं। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है कि जैसे मैंने ग्राफ को, ये यहाँ से प्रोग्रेस है, ये एनर्जी है। ठीक, यहाँ पर क्रियाकारक की बात करें तो यहाँ पर क्रियाकारक की जो ऊर्जा है, देखो ग्राफ को मैंने यहाँ से चालू किया ना, ग्राफ को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। इसका मतलब ये हुआ जब अभिक्रिया प्रारंभ हो रही है तब क्रियाकारक के पास में इतनी ऊर्जा तो वो अपने साथ लेके आया। तो ये जो एनर्जी है इसको बोला हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो लिखा ना मैंने, ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, क्रियाकारक की औसत गतिज ऊर्जा, या इसी को बोल देता हूं मैं HR का मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बोल दिया जाता है। तो ये तो क्रियाकारक हो गया। क्रियाकारक देखो, क्रियाकारक की उत्पाद बना रहा है, तो ये जो आया ना, इसको बोला यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी है, यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी इसको बोला HP का मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की एंथैल्पी। तो इसका मतलब ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है। कोई दिक्कत? चलिए अब देखो क्रियाकारक के उत्पाद बनाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ये जो पीक है, इस पीक को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्रियाकारक अणुओं के पास में इसको क्रॉस करने के लिए ऐसे बोल सकते हैं, क्रियाकारक अणुओं के पास में ये यहाँ से यहाँ तक हमने जो बना रखा है, कम से कम इतनी ऊर्जा तो इनके पास होनी चाहिए। तो ये जो ऊर्जा है, ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ बना दिया, इसको बोलते हैं हम इसकी दहली ऊर्जा। तो ये इसकी दहली ऊर्जा, ये लिखा हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसका मतलब दहली ऊर्जा, ये इसकी दहली ऊर्जा होती है। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी दहली ऊर्जा होगी, ये क्रियाकारक की औसत गतिज ऊर्जा होगी। आपसे बोला था दहली ऊर्जा में से क्रियाकारक की औसत गतिज ऊर्जा को माइनस करेंगे तो आएगी इसकी सक्रिय ऊर्जा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है, देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एनर्जी, इसको बोला हमने EA और ये लिखा F का मतलब फॉरवर्ड,
इसको बोलते हैं अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा। तो ऐसे बोल सकते हैं ये जो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी लेवल है ये अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा है, ये हमारी दहली ऊर्जा है, ये क्रियाकारक की एंथैल्पी है और ये उत्पाद की एंथैल्पी है। चलो अब ये तो हो गया अग्र अभिक्रिया। अगर हम पश्च अभिक्रिया के बारे में बात करें, पश्च अभिक्रिया में देखना, पश्च अभिक्रिया में क्या होगा, उत्पाद वापस क्रिया करके क्रियाकारक बनाएगा, तो दहली ऊर्जा तो वो की हुई रहेगी। यानी आपको ये समझ में आना चाहिए चाहे अग्र अभिक्रिया हो या पश्च अभिक्रिया हो, दहली ऊर्जा का मान दोनों के लिए समान होता है। तो पश्च अभिक्रिया की बात करें तो हम ऐसे चले तो ये तो दहली ऊर्जा हो गई और ये होगी इसकी उत्पाद की एंथैल्पी, ऐसे बोलते हैं ये उत्पाद की ऊर्जा है। तो क्या काम करें, दहली में से अगर हम उत्पाद की ऊर्जा को माइनस करें तो हमारे पास आएगा सक्रिय ऊर्जा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी इसको बोला मैंने ई का मतलब सक्रिय और पश्च अभिक्रिया इसको लिखा मैंने बी का मतलब बैकवर्ड, यानी जो लिखा ना ई इसका मतलब है पश्च अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा, एफ का मतलब है अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा। तो यहाँ से यहाँ तक की अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा होती है, ये पश्च अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा है, ये दहली ऊर्जा है और ये जो है ये उत्पाद की एंथैल्पी है, ये क्रियाकारक एंथैल्पी है। अब आपको पता है जो डेल्टा एच होता है ना, डेल्टा एच अभिक्रिया उसमें जिसे बोलते हैं डेल्टा एच बराबर होता है ना HP माइनस HR। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो HP हो गया और ये HR हो गया, तो देखो ये तो रहा HP और ये HR, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, ये डिफरेंस आएगा ना, इस डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा एच, इसको बोलते हैं अभिक्रिया ऊष्मा या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं डेल्टा एच और इसको बोला जाता है अभिक्रिया ऊष्मा, डेल्टा एच बना दिया हमने। ठीक है, आप ये भी जानते हैं जो डेल्टा एच होता है ना, डेल्टा एच बराबर HP माइनस HR होता है। इस ग्राफ को देखने से पता लग रहा है ये HP रहा, ये HR रहा, HP HR में से कौन बड़ा है, तो HP बड़ा है, तो डेल्टा एच का चिन्ह क्या आएगा, HP माइनस HR, HP बड़ा है तो डेल्टा एच का चिन्ह आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव चिन्ह का मतलब ऊष्माशोषी। इसका मतलब ये वाला ग्राफ मैंने बनाया ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए लिखा ना, एंडोथर्मिक का मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये ग्राफ है ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए। ऐसा एक और ग्राफ बनाया मैंने, देखो उधर वही, ये मैंने ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करके इस ग्राफ को मैं इसे नीचे लेके आ गया, नीचे लेके आ गया, तक ले आया। दोनों में अंतर क्या है, इसमें ये ग्राफ जैसे यहाँ से चालू किया, इसका एंड इस लेवल के ऊपर खत्म किया, इस वाले ग्राफ में यहाँ से चालू किया, इसका एंड इस लेवल के नीचे खत्म कर दिया है। तो अगर ऊपर खत्म कर रहे तो ऊष्माशोषी का ग्राफ बना, नीचे खत्म कर रहे तो देखते क्या बनेगा, देखो उधर ये ग्राफ मैंने बना दिया, ये ग्राफ बना दिया। यहाँ से आते ऊर्जा को बोलेंगे दहली ऊर्जा, ठीक है, ये बन गया अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा, ये बन गई क्रियाकारक की एंथैल्पी, ठीक है, और ये बनेगा उत्पाद की एंथैल्पी, और ये बन गया पश्च अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप देखो ये तो हो गया HR, ये हो गया HP HR में से कौन बड़ा है, HR, डेल्टा एच होता है HP माइनस HR, डेल्टा एच का चिन्ह क्या आएगा, नेगेटिव, इसका मतलब ये ग्राफ बन गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए, ये लिखा हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ग्राफ वो का वही है, बस ध्यान रख लेना ये ग्राफ आपका ऊष्माक्षेपी का है और वो ग्राफ आपका ऊष्माशोषी का है। इस ग्राफ को देखना, ऊष्माक्षेपी का जो ग्राफ है ये अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा है, ये पश्च अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा है। इसका मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के अंदर पश्च अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा का मान अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा से अधिक होता है। इधर चलो ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंदर क्या देखने को मिला, ये होगी अग्र अभिक्रिया सक्रिय ऊर्जा, ये पश्च अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा का मान पश्च अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा से अधिक होता है। ठीक है, अब इसके जितने भी सवाल बनेंगे ना, सारे सवाल मैं ग्राफ से बनाऊंगा, बिना ग्राफ के एक भी सवाल नहीं बनाऊंगा, और ग्राफ को याद करना भी बहुत आसान है। ठीक है, मतलब याद तो कुछ भी नहीं करना, ग्राफ को बनाना भी बहुत आसान है, समझते भी। डेल्टा एच को जो बोला मैंने, डेल्टा एच को क्या बोला, हीट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या बोल सकते ना उष्मा अभिक्रिया ऊष्मा या अभिक्रिया एंथैल्पी। मतलब EAF का मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको बोलते हैं अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा। EAB का क्या मतलब है, पश्च अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा। डेल्टा एच बराबर होता है HP माइनस HR, अगर HP HR से बड़ा हो, HP बड़ा हो तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक हो गया। डेल्टा एच HP माइनस HR होता है, अगर HR बड़ा हो तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। तो आप ग्राफ भी आराम से बना सकते हो। वैसे ग्राफ बनाने का तरीका क्या होगा, कैसे पता लगेगा, एंडो का होगा, एक्सो का होगा, ये मैंने रफ में समझाया। इधर देखो जैसे ये ग्राफ बना है, मैंने क्या किया, इस ग्राफ को यहाँ से चालू किया, यहाँ से चालू किया, ठीक है, ये HR हो गया, ये तो HR है ना, ये समझ HR है। अब आपको ये तो देखना है ना, इस ग्राफ को हमें इसका जो एंड है इस लाइन के ऊपर करना है या नीचे करना है, तो कैसे करें, आप दिमाग में लाओ की तरह एंडो का ग्राफ बनाना है, डेल्टा एच बराबर HP माइनस HR। जैसे एंडो का ग्राफ बनाना है, एंडो का मतलब HP को बड़ा रखना पड़ेगा, HP ये तो HR है, HP बड़ा होना चाहिए, HP ये तो बड़ा कब होगा, जब ऊपर खत्म किया जाएगा, अपने आप दिख रहा है। अगर आपको ग्राफ एक्सो का बनाना है, सुनो भैया,
एक्सो का ग्राफ बनाना है तो डेल्टा एच एचपी माइनस एच आर होता है। एक्सो का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव लाना है। नेगेटिव कब आएगा? जब एचपी एच आर में से कौन बड़ा हो? एच आर, ये तो तेरा एच आर है, ये बड़ा होना चाहिए, मतलब ये छोटा होना चाहिए। ये छोटा कब होगा? जब नीचे तक आएगा, तो ये बनेगा ना एक्सो का ग्राफ। तो एंड और एक्सो का ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है। ठीक है जी। मैं इसी पे एक दो क्वेश्चन बना रहा हूं। देखिए क्वेश्चन, एक अभिक्रिया ए से बी की सेकंड ऊर्जा का मान ई है। एक अभिक्रिया हमको दे रखी है ए से बी, इसकी सेकंड ऊर्जा का मान दे रखा ई है। बस अभिक्रिया की सेकंड ऊर्जा का मान क्या होगा? आपसे बोला गया एक अभिक्रिया ए से बी है, इसकी सेकंड ऊर्जा का मान अगर ई हो तो इसकी पश्च अभिक्रिया की सेकंड ऊर्जा का मान क्या होगा? अब आपको बताया था अगर अभिक्रिया उष्माशोषी होगी तो अगर अभिक्रिया का मान अगर अभिक्रिया की सेकंड ऊर्जा का मान पश्च अभिक्रिया की सेकंड ऊर्जा से अधिक होगा, और अभिक्रिया अगर उष्माक्षेपी होगी तो पश्च अभिक्रिया की सेकंड ऊर्जा का मान अग्र अभिक्रिया की सेकंड ऊर्जा से अधिक होगा। अब इसने तो ए से बी लिखा, ना तो ये बोला उष्माक्षेपी है, ना ये बोला उष्माशोषी है, तो पश्च अभिक्रिया की सेकंड ऊर्जा का मान अग्र अभिक्रिया से अधिक भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। इस बात पर डिपेंड करेगा कि अभिक्रिया उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ई से कम अथवा अधिक, कम भी हो सकता है अधिक भी हो सकता है। ये डिसाइड करेगा कि अभिक्रिया उष्माक्षेपी है या अभिक्रिया उष्माशोषी है। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, देखना मैं इसके सारे क्वेश्चन ग्राफ से समझाऊंगा तुम्हें। अगला क्वेश्चन है उष्माशोषी अभिक्रिया के लिए सत्य है। पहला ऑप्शन दे रखा है ई ग्रेटर देन डेल्टा एच, ई लेस देन डेल्टा एच, ई बराबर डेल्टा एच। फोर्थ लिखा है उपरोक्त में से कोई भी एक सही। एक क्वेश्चन तो ये रहा। एक क्वेश्चन और बनाया उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए सत्य है। पहला ये का मान डेल्टा से बड़ा, ऑप्शन चारों के चारों वही है। ये उष्माशोषी का ग्राफ है, अब सॉरी ये उष्माशोषी का क्वेश्चन है और ये उष्माक्षेपी का क्वेश्चन है। देखो अब उष्माशोषी है, मैंने आपसे क्या बोला, जब भी सवाल बनाएंगे हमेशा ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले तो आप उष्माशोषी अभिक्रिया का ग्राफ बनाओ। ये देखो इधर मैंने उष्माशोषी अभिक्रिया का ग्राफ बनाया, ये उष्माशोषी का ग्राफ ये बनेगा उष्माशोषी का। ठीक है, आप इसको क्या बोलते हैं? अब देखो इसने ये बोला ना, तो ये का मतलब अगर ये दे रखा है और कुछ भी नहीं लिखा तो ऑब्वियस सी बात है वो पश्च अभिक्रिया का ही होगा। इस ग्राफ को देखें तो ये तो हमारे पास ई आता है, देखो उधर ये तो हमारा ई आ गया और ये हमारा डेल्टा एच आता है, ये डेल्टा एच आ गया, ये डेल्टा एच आ गया। इस ग्राफ को देख के नहीं लग रहा कि ई का जो मान है ये तो डेल्टा एच से हमेशा बड़ा ही होगा अगर अभिक्रिया उष्माशोषी है तो। इस क्वेश्चन का आंसर तो पहले, इसका क्वेश्चन का आंसर तो हम फर्स्ट दे देंगे। इसका आंसर तो फर्स्ट आ जाएगा ना कि ई का मान उष्माशोषी अभिक्रियाओं में ई का मान तो डेल्टा एच से बड़ा ही होगा। ये तो उष्माशोषी का क्वेश्चन था। एक हमने बना दिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए सत्य है। मैंने आपसे बोला ना कि जब भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करें आप ग्राफ बना के सोल्व करें, बिना ग्राफ के भी क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। तो मैंने काम करते हैं यार, उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ग्राफ बना लेते हैं। देखिए इधर मैंने उष्माक्षेपी अभिक्रिया का ग्राफ बनाया। चलो एक ग्राफ तो मैं ये बना देता हूँ। उष्माक्षेपी की बात हो रही है, एक ग्राफ तो मैंने इस टाइप का बना दिया, ये ग्राफ बना दिया उष्माक्षेपी के लिए। ठीक है, एक ग्राफ जो है मैंने उष्माक्षेपी का ये बना दिया है और एक उष्माक्षेपी का ग्राफ मैं ये बना देता हूं। इन तीनों ग्राफ को ध्यान से देखें तो पता लग रहा है, जैसे मान लो आप इसको देखें तो ये तो हो गया हमारा, ये हो गया ई है और ये यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा डेल्टा एच। इस ग्राफ को तो देख के पता लग रहा है कि जो ई है ना, ई का मान डेल्टा से छोटा लग रहा है। देखो पहले ग्राफ में। दूसरे ग्राफ को देखें तो दूसरे ग्राफ को देखने से पता लग रहा है कि ई और डेल्टा एच जो है ना उनके मान लगभग बराबर आ रहे। और तीसरा जो ग्राफ है इसको देखने से पता लग रहा है कि जो ई है ना, ई का मान डेल्टा एच से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उष्माशोषी जो है ना उसके अंदर केवल एक प्रोबेबिलिटी है कि ई का मान डेल्टा एच से बड़ा ही होगा, जबकि जो उष्माक्षेपी अभिक्रिया उसके तीन केस बन सकते हैं। ई का मान डेल्टा एच से बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। इसका तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो इसका आंसर देंगे उपरोक्त में से कोई भी एक सही, कोई भी एक सही हो सकता है। तीनों तो होंगे नहीं, कोई भी एक होगा ना, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। तो फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है उपरोक्त में से कोई भी एक, तो उपरोक्त में से कोई भी एक हो सकता है। पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, इसलिए आंसर हमने दे दिया फोर्थ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एमसी के एग्जाम में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है जी। अगला सवाल लिया हमने, एक अभिक्रिया की अग्र तथा पश्च अभिक्रिया की सेकंड ऊर्जा के मान क्रमशः 10 तथा 15 किलो जूल है। अभिक्रिया ऊष्मा का मान क्या होगा? मैंने आपसे बोला जब भी सवाल बनाए ग्राफ से बनाएंगे, बिना ग्राफ के एक भी क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। तो देखो इधर हमने ग्राफ बना लिया,
अगर अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा दर की 10, पश्च अभिक्रिया की दर की 15, पश्च अभिक्रिया की ज्यादा है तो ग्राफ बनाते समय ये लीजिए, अगर की कम पश्च की ज्यादा तो ज्यादा नीचे तक लाना पड़ेगा ना, ये लीजिए। ठीक है, ये इसने क्या बोल दिया, ये तो इसने 10 बोल दिया, इसको मैंने 10 लिखा, और ये बोला 15 तो इसको मैंने ये 15 बना दिया, ये 15 बना दिया, बस। आपसे क्या अभिक्रिया उष्मा का मतलब क्या हुआ, अभिक्रिया उष्मा का मतलब आपसे ये डिफरेंस तो पूछ रहा है ना यार, ये डिफरेंस तो आपसे पूछा जा रहा है, ये डिफरेंस कितना होगा, तो आराम से बता सकते हैं। ये तो हो गया 15, ये 10, यानी डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस तो 5 आ जाएगा। अब आप ये बताइए, ये जो ग्राफ है उष्मा सेपी का है या उष्मा शोषी का है, तो यार तो उष्मा सेपी का है ना, इसका मतलब ये तो एक्सो का ग्राफ है, तो आंसर कह देंगे -5 किलो जूल। ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर -5 किलो जूल आ गया है। यहाँ से हमें मैग्नीट्यूड पता लगता है, और आप देख लेना ग्राफ एंडो का एक्सो का, अगर एंडो का है तो +5 पे टिक कर दो, एक्सो का है तो आप -5 पे टिक कर दीजिए। ठीक है, अगला सवाल लेता हूं मैं आपके लिए। नेक्स्ट, एक अभिक्रिया x से y की सक्रिय ऊर्जा का मान 100 किलो जूल दे रखा है। अभिक्रिया उष्मा का मान -140 किलो जूल हो तो अभिक्रिया y से x की सक्रिय ऊर्जा का मान क्या होगा। देखो, इसने बोला अभिक्रिया उष्मा का मान दे रखा है -140 का मतलब ये इसने उष्मा सेपी के बारे में बात करी, तो मैं सबसे पहले तो उष्मा सेपी का ही ग्राफ बना लेता हूं। चलो जी, ये हमने उष्मा सेपी का ग्राफ बनाया, ये उष्मा सेपी का ग्राफ बना देते हैं, ये बना दिया हमने उष्मा सेपी का ग्राफ, ये उष्मा सेपी का ग्राफ आ गया। ठीक है, x से y यानी अगर अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा का मान दे रखा 100, ये जो मान है ये वाला मान आपको 100 दे रखा है, ये तो हो गया 100, ये 100 दे दिया। डेल्टा इसका मान दे रखा है 140, ठीक है, माइनस का मतलब एक्सो है, पर यहाँ पर माइनस नहीं लिखना, यहाँ तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना, तो ये 140 का मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमको ये 140 दे रखा है, ये 140 दे रखा है। हमसे पूछ क्या रहा है, y से x का मतलब पश्च अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा, यानी हमसे ये पूछा जा रहा है ये कितना होगा, तो यार ये तो 100 प्लस 140 करें ये तो 240 आ जाएगा ना, तो आंसर कह देंगे पश्च अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा का मान 240 किलो जूल होगा। कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं लगाने, ग्राफ बनाओ अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, एक और सवाल लिया मैंने, अभिक्रिया ए से बी के लिए अग्र तथा पश्च अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा का मान दे रखा 1909। ग्राफ बनाओ अपने आप आंसर आ जाएंगे, ग्राफ बना देता हूं 1909। देखिए इधर ये ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं, अग्र अभिक्रिया की 19 है, 19 का मतलब, और पश्च अभिक्रिया की 9 है, तो 9 कम होता है ना, तो ये ग्राफ ऐसे बनाना पड़ेगा अपने को। ये लीजिए, हमने ये बना दिया ग्राफ 19, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये इसने 19 दे दिया है, और ये 9 है तो ये 9 हमको दे दिया, ये 9 दे रखा है। चले जी, क्रियाकारक एक ही स्थितिज ऊर्जा का मान 12 किलो जूल है, स्थितिज ऊर्जा का मान 12 किलो जूल, इसका मतलब इसने ये यहाँ से यहाँ तक का ये 12 किलो जूल, ये हमको ये 12 किलो जूल दे रखा है, ये दे दिया 12 किलो जूल, ये हो गया 12। इसको लिख देते हैं, ये 12 दे रखा हमको। ठीक है जी, देखो अब ये आपके पास में 19 है, ये तो आपके पास हो गया 19, ये तो आपके पास हो गया 19, और ये हो गया 12। 19 और 12 अगर इनको ऐड करें तो ये बनेगा 20 31। तो यहाँ से यहाँ तक क्या मतलब, ये जो ये है, ये इसकी बात करें तो ये तो दहली ऊर्जा, तो हम इससे बोल सकते हैं दहली ऊर्जा का मान आ जाएगा 31 किलो जूल। पहला इसने पूछा है कि हाँ, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं पहला क्या पूछ रहा है, अभिक्रिया उष्मा, दूसरा पूछा अभिक्रिया की दहली ऊर्जा, तो आंसर कह देंगे दहली ऊर्जा का मान तो आ जाएगा 31 किलो जूल, ये 31 किलो जूल आंसर आ गया। दहली ऊर्जा है, दहली ऊर्जा का जो आंसर है ये तो हमने दे दिया 31 किलो जूल, दहली ऊर्जा हमारी 31 किलो जूल आ गई। चले जी, अभिक्रिया उष्मा भी पूछ रहा हमसे। अब अभिक्रिया उष्मा किससे बोलते हैं, अभिक्रिया उष्मा ये तो होगा ना, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ये जो डिफरेंस है ये तो अभिक्रिया उष्मा होती है। ठीक है, देखो ये 19 है और ये 9 है, 19 और 9 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 10 किलो जूल, तो आंसर देंगे इसकी अभिक्रिया उष्मा का मान 10 किलो जूल होगा। अब आप ये देखो, ये ग्राफ उष्मा सेपी का है, उष्मा शोषी का, तो ये तो ग्राफ तो उष्मा शोषी का मतलब एंडो का है, एंडो का है तो डेल्टा एच का मान पॉजिटिव, इसका मतलब अभिक्रिया उष्मा का मान हम दे देंगे प्लस 10 किलो जूल, प्लस 10 किलो जूल अभिक्रिया उष्मा आ जाएगी इसकी। एक हमसे पूछा उत्पाद की स्थितिज ऊर्जा। अब उत्पाद की स्थितिज ऊर्जा, या ये यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ना, ये जो है यही तो उत्पाद की स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ से हमें क्या होगा, तो आप देख सकते हैं ये तो हो गया 12 और ये हो गया 10, 12 और 10 की बात करें तो ये बनेगा
10, 20, 22 किलो जूल, तो ये आ जाएगा 22 किलो जूल, दोनों को जोड़ देंगे। ऐसे समझो ना, ये तो 12 है और ये कितना है, ये तो हो गया 12 और ये आपके पास कितना 10 और 12 को जोड़ेंगे तो 22 किलो जूल। तो हमसे कह देंगे उत्पाद की स्थिति ऊर्जा आ जाती है 22 किलो जूल। इस प्रकार से इस सवाल को सोल्व कर लिया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, हमने आपको सक्रिय ऊर्जा के बारे में समझा रहे थे। अब आपको बता रहे हैं सक्रिय ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। ये जो सक्रिय ऊर्जा है ये किन कारक पर डिपेंड करती है। ठीक है, पहला कारक तो हमने ले लिया क्रियाकारक की नेचर, क्रियाकारक की प्रकृति। क्रियाकारक की प्रकृति देखो, आपने जो क्रियाकारक लिया, अब क्रियाकारक ले रहे हो तो हो सकता है क्रियाकारक के अंदर सिंगल बॉन्ड हो या उसके अंदर डबल बॉन्ड हो या उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो। इसका मतलब उसकी जो क्रियाकारक है अलग, अगर क्रियाकारक डिफरेंट है तो उनकी यार केमिकल नेचर डिफरेंट होगी। अगर उनकी केमिकल नेचर डिफरेंट होगी मतलब उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट होगा, तो उनको तोड़ने के लिए जो हमको ऊर्जा चाहिए, उनको सक्रिय करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए यार वो भी तो अलग अलग होगी ना। इसका मतलब सक्रिय ऊर्जा का मान इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने जो क्रियाकारक लिया है ना उसकी नेचर कैसी है। तुमने ये तो लिखा ना, भिन्न क्रियाकारक का रासायनिक बंध सामर्थ्य भिन्न होने के कारण सक्रिय ऊर्जा का मान भी भिन्न होता है। इसका मतलब सक्रिय ऊर्जा का मान अभिक्रिया के अंदर जो क्रियाकारक भाग ले रहा है उसकी केमिकल नेचर पर डिपेंड करता है कि उसकी केमिकल नेचर कैसी है। अगर आपने डिफरेंट रिएक्टेंट लिया, ऑब्वियसली बात है यार उसकी सक्रिय ऊर्जा का मान भी डिफरेंट ही होगा। दूसरा लिया हमने उत्प्रेरक। ये जो सक्रिय ऊर्जा है इसका मान उत्प्रेरक पर भी डिपेंड करता है। उत्प्रेरक एक तो धनात्मक उत्प्रेरक होता है, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है। चलो जी, हमने धनात्मक उत्प्रेरक ले लिया। मैं आपको इसको ग्राफ से समझा देता हूँ। देखो, हमने इधर एनर्जी और प्रोग्रेस का ग्राफ बनाया, एनर्जी प्रोग्रेस का ग्राफ बनाया। सबसे पहले हमने ये ग्राफ बना दिया, ये व्हाइट मार्कर से जो व्हाइट से जो हमने बना रखा इस ग्राफ को देखो, तो ये जो ग्राफ बना है ये है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। अभी कोई उत्प्रेरक हमने नहीं मिलाया, अब हमने इसके अंदर धनात्मक उत्प्रेरक मिला दिया। उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया को जहां से प्रारंभ होती है वहीं से लेके जाते हैं, जहां एंड होता है वहीं लेके जाएंगे, पर उसको एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर देते हैं। तो धनात्मक उत्प्रेरक इस क्रियाकारक से क्या बोलता है कि हम आपको एक ऐसे मार्ग से लेके जाएंगे जिसकी सक्रिय ऊर्जा का मान कम होगा। तो जैसे हमने धनात्मक उत्प्रेरक मिलाया, देखो धनात्मक उत्प्रेरक मिलाया, धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, ये क्रियाकारक देखो उसको वहीं से लिया, क्रियाकारक को वहीं से लिया और इसका एंड इसने इसी क्रियाकारक लिया जा रहा है और वही उत्पाद तक ले गया, पर इसने पाथ अलग बना दिया, ये पाथ इसने डिफरेंट बना दिया। तो ये यही तो कहना चाह रहा है ना कि धनात्मक उत्प्रेरक ने क्या काम किया, इसको एक मध्यवर्ती पाथ प्रोवाइड किया। देखो पहले जो सेकंड ऊर्जा है, जब हमारा कैटलिस्ट एब्सेंट है, जब हमारा कैटलिस्ट एब्सेंट है तब इसकी सेकंड ऊर्जा का मान दे रखा है ई है, इसको समझ लेना। तब सक्रिय ऊर्जा का मान दे रखा ये ई दे रखा है, ठीक है। और धनात्मक उत्प्रेरक मिला है तो सक्रिय ऊर्जा का मान देखो कम हो गया पहले से। ऐसे बोल सकते हैं ना, जैसे आपने क्या किया, धनात्मक उत्प्रेरक को मिलाया, धनात्मक उत्प्रेरक मिलाते ही दैलीय ऊर्जा का मान कम हुआ, दैलीय ऊर्जा का मान कम हुआ तो उससे हमारी सक्रिय ऊर्जा का मान कम हुआ। अगर सक्रिय ऊर्जा का मान कम होगा तो सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी तो प्रभावी टक्कर ज्यादा होगी, प्रभावी टक्कर ज्यादा होगी तो अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा होगा। हम बोलते भी तो है धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसको कैसे समझे, आपने धनात्मक उत्प्रेरक मिला है, धनात्मक उत्प्रेरक ने क्या किया, दैलीय ऊर्जा का मान कम किया, दैलीय ऊर्जा का मान कम किया, दैलीय ऊर्जा का मान कम होगा तो सक्रिय ऊर्जा का मान भी कम होगा, सक्रिय ऊर्जा का मान कम होगा तो हम बोलेंगे सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, और सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। हम बोल देंगे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, ठीक है। ये तो हमने कौन सा उत्प्रेरक लिया, ये तुमने लिया धनात्मक उत्प्रेरक। अगर मान लो ऋणात्मक उत्प्रेरक होता तो भाई, ऋणात्मक उत्प्रेरक होता तो क्या करते, अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक होता तो हम ऐसे बोलते ना, अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक होता तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या काम करता, इसने धनात्मक ने जो किया इसका जस्ट रिवर्स कर देता, ये तो करता ना। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करेगा, दैलीय ऊर्जा का मान बढ़ा देगा, सक्रिय ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा तो सक्रिय अणुओं की संख्या में कमी, अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। तो आप तो सीधा सीधा ही याद कर लीजिए, जैसे आपने किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक मिलाया, उत्प्रेरक क्या करेगा, उन क्रियाकारक अणुओं को एक मध्यवर्ती पाथ प्रोवाइड करके उसकी सक्रिय ऊर्जा को कम या ज्यादा करके अभिक्रिया का वेग परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और एक यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो सक्रिय ऊर्जा है इसका मान ताप पे डिपेंड नहीं करता है।
संकीर्ण ऊर्जा का मान ताप पर निर्भर नहीं करता। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, अच्छे से याद कर लेना। संकीर्ण ऊर्जा का मान ताप पर डिपेंड नहीं करता है। ताप आप कम या ज्यादा करेंगे, इसकी वजह से उसकी अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा नहीं बदलती है, याद रख लेना। हमने आपसे बोला था कि उत्पाद का निर्माण हो तो टक्कर प्रभावी हो, और प्रभावी टक्कर के लिए दो अवरोध होते हैं जिनका पार करना जरूरी है। एक तो था ऊर्जा अवरोध, दूसरा था अभिविन्यासी अवरोध। अभी तक मैंने आपसे ऊर्जा अवरोध के बारे में बात करी, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अभिविन्यासी अवरोध के बारे में। तो दूसरा अवरोध लिखा मैंने अभिविन्यासी अवरोध, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। अभिविन्यासी अवरोध क्या बोलता है कि क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करे, उसके लिए जरूरी है क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर एक प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए। मैनर का मतलब प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए। उत्पाद के निर्माण के लिए क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए। अब प्रॉपर मैनर को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। देखना, मैंने मान लिया ये जो टक्कर सिद्धांत है ना, टक्कर सिद्धांत मॉलिक्यूल को एक सॉलिड स्फीयर मानता है। मॉलिक्यूल को उसने ठोस गोला मान के समझा रखा है। तो मैंने क्या किया, एक मेरे पास A2 का अणु है और एक मेरे पास B2 का अणु है। ये ठोस गोले बना रखे हैं। ये मेरा A2 का अणु हो गया, ये B2 का अणु है। A2 का अणु इधर से आ रहा है, B2 का अणु इधर से आ रहा है। इनके आमने सामने की टक्कर होगी और ये मध्यवर्ती बना लिया, और मध्यवर्ती बनने के बाद इन्होंने ये टूटकर उत्पाद बना लिया। तो हमने बोला ये जो टक्कर है एक प्रॉपर मैनर में हो रही थी, इसलिए इसने उत्पाद बना लिया है। अब समझना, मैं ऐसे बोलता हूँ यही टक्कर मान लो ऐसे हो जाए। एक और केस बनाया मैंने, देखो ये मेरा A2 का अणु इधर से आया, ये B2 का अणु मेरा इधर से आया। अब होगा क्या, ये एक मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है, एक मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है, कोलिजन होगा। तो देखो इस A ने इस B से कांटेक्ट कर लिया, पर ये जो A है क्या इस B से कांटेक्ट कर पा रहा है क्या? उत्पाद बनने के लिए प्रत्येक A का प्रत्येक B से कांटेक्ट होना जरूरी है। इसका मतलब हम बोलेंगे ये जो टक्कर है ये प्रॉपर मैनर में नहीं हो रही है, इसलिए उत्पाद भी नहीं बनेगा। तो देख लीजिए ये A उधर चला गया और B2 उधर चला गया, इन्होंने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया। तो हमसे कह देंगे इसमें तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर आपसे पूछे क्यों नहीं बना तो बोल देना टक्कर प्रॉपर मैनर में नहीं हो रही है। लिखा भी मैंने नोट अ प्रॉपर मैनर। ये जो कोलिजन है ये प्रॉपर मैनर में नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं अभिविन्यासी अवरोध। ये तो बोलता है ना कि उत्पाद के निर्माण के लिए क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर एक प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए। अगर प्रॉपर मैनर में टक्कर होगी तो ही प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है।